भाई देखो, ग्लोबल मार्केट में तो पता नहीं कौन सा हाहाकार मचा हुआ है, तो लाल रेड में तैर रहे हैं। बहरहाल ये तो चलता रहे के चल रहे थे। उनके ऊपर ये गाज गिरने वाली है या गिर सकती है, क्या कहा जा सकता है, कुछ कहा तो जा नहीं सकता। अच्छा, क्या क्या न्यूज़ है, एक बार ना थोड़ा सा डिटेल में बात कर ले। वैसे तो आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ ही लिया होगा, देख ही लिया होगा। कर नहीं सकते हैं, वैसा कर नहीं सकते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अगर उसके लिए अगर आपको डाउट है तो इन्होंने बाकायदा कोट किया है। यह माजरा कुछ और है। इन्होंने जो मेन मुद्दा क्या है कि भैया इनका जो नेट लॉस है ना, वो तकरीबन 51,000 करोड़ का है। ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है कि 51,500 करोड़ का लॉस है। क्या ये लॉस मुद्दा है? मेन नहीं, ये मुद्दा नहीं है। जिसके अंदर ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में बैलेंस एक्स्ट्रा होना, भले ही एक्सपायरी डे के अंदर 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा हो, अब आप जो बाय करोगे ना, तो यहाँ पे ये 100 रुपए के हिसाब से दिखाएगा। तो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। भाई देखो, ग्लोबल मार्केट में तो पता नहीं कौन सा हाहाकार मचा हुआ है, तो लाल ही लाल दिख रहे हैं सारे। पाकिस्तान छोड़ दो, नीचे के तो कराची वगैरह को छोड़ के बाकी सारे के सारे यहाँ रेड में तैर रहे हैं। बहरहाल ये तो चलता रहेगा। फिलहाल तो अभी हम आए ग्लोबल मार्केट को देख लिया। अभी मैं कुछ न्यूज़ के ऊपर आया हूँ। ये कुछ सेबी वेबी का न्यूज़ आया था, ठीक है, तो एक बार इस पर ज़रा चर्चा कर लें। देखो, हम तो समझा समझा के थक गए, काम करने वाले लोगों ने समझ लिया, बाकी जो गैम्बलर हैं, गैम्बलर को तो कभी बातें समझ में आती नहीं, क्योंकि जुआ खेलने की आदत जिसको लग गई तो वो कहाँ समझने वाला है मेरी बात और आपकी बात, उसको तो फिर सरकार ही समझा सकती है। तो कुछ कुल मिला के यहाँ पे भी चीज़ें आई हैं, लेकिन क्या हुआ है, यहाँ पे गेहूं के साथ घुन को पीसा जा रहा है। और वो तो देखो, विधि का विधान है कि भैया जब जब गेहूं फिसेगा तो घुन तो अपने आप साथ में पिस जाएगा। तो लगा लो कि आप लोग और मैं जो भी यहाँ पे नए मार्केट में काम कर रहे हैं, जो बहुत शिद्दत के साथ काम कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों के साथ काम कर रहे थे, ईमानदारी के साथ काम कर रहे थे, और जेन्युइन में एक बिजनेस की तरह उसको बिजनेस को लेके चल रहे थे, उनके ऊपर ये गाज गिरने वाली है या गिर सकती है, क्या कहा जा सकता है, कुछ कहा तो जा नहीं सकता। अच्छा, क्या क्या न्यूज़ है, एक बार ना थोड़ा सा डिटेल में बात कर ले। वैसे तो आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ ही लिया होगा, देख ही लिया होगा, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा हम भी इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि क्या भाई साहब इन लोगों ने क्या क्या चीज़ों को प्लान किया है, कौन से इंडेक्स की यहाँ पे चीज़ें हट सकती हैं, क्या क्या इसका बेसिक पड़ सकता है। देखो, कुछ चीज़ें तो इन्होंने क्लियर कर दी हैं और कुछ चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं, और इन्होंने पूरा एक जवाब वगैरह मांगा हुआ है, तो सारी चीज़ें कर लेना। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ये कर नहीं सकते हैं, वैसा कर नहीं सकते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अगर उसके लिए अगर आपको डाउट है तो इन्होंने बाकायदा कोट कर रखा है कि भाई साहब ये हमारे पास राइट है अंडर सेक्शन 11A, सॉरी 11(1) और यहाँ पे 11(2) सेक्शन ए के अंदर। ये कौन सा है? एक्ट 1992। तो मैं तो देखो ये एक्ट जाके पढ़ चुका हूँ। अब आपको किसी को तसल्ली करनी हो तो जाके वो एक्ट पढ़ लेना कि ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो चलो एक बार ना डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बेसिकली देखो, हमारे काम की चीज़ कौन सी है, कौन सी चीज़ हमारे काम की नहीं है। इसके अलावा ये निर्णय करा क्यों जा रहा है, इनको क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि रिटेलर की चिंता है, इस वजह से इन्होंने ऐसा किया है, या माजरा कुछ और है। तो एक एक बार थोड़ा सा अपने अपने दिमाग से चीज़ों को चल के सोचते हैं, कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं कि देखो इनमें से बहुत सारे पॉइंट है जो कि वाकई में बहुत जेन्युइन ठीक है, अच्छा है। कुछ पॉइंट है जहां पर एक्चुअल में ऑप्शन बायर को यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, ऑप्शन सेलर को कुछ दिक्कत आ सकती है, तो वो चीजें आपको समझ में आएंगी। अब किसके ऊपर गाज गिरी है, नहीं गिरी है, तो एक बार थोड़ा सा न्यूज को डिटेल में अपने दिमाग से समझते हैं, उसके बाद सारी चीजों को करता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, क्या ये रिटेल ट्रेडर के हित में है, वाकई में ये लोग रिटेल ट्रेडर के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, तो उसके ऊपर एक बात करते हैं। और दूसरी बात, एकदम से इनको इतनी चिंता क्यों हो गई, क्या वाकई में इनको चिंता है रिटेलर की, ये कुछ मामला कुछ और ही है, यहाँ पे किसी और के लिए काम करे जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, मैं आपको किसी डेटा के तथ्य के बारे में बताऊं। सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, लगभग आप लगा लो कि पहले के समय में, यानी कि जब से स्टॉक मार्केट के अंदर लोगों का दिलचस्पी जगी है, जब से लोगों को जानना इसने शुरू किया है, उससे पहले की बात कर लूं तो 2016-17 के अंदर जो ऑप्शन सेलिंग होता था, जो ऑप्शन राइटिंग होती थी, उसमें जो नंबर ऑफ प्लेयर्स थे बड़े वाले, यानी कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे, उसमें ज्यादातर ना FIIs DIIs वगैरह की पोजीशंस होती थी, बड़े इन्वेस्टर्स ज्यादा थे, जिनके पास 250 300 500 करोड़ रुपए थे, 1000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए, वो सारे प्लेयर बड़े थे। उस समय ऑप्शन सेलिंग वगैरह में रिटेल पार्टिसिपेंट का नाम बहुत ज्यादा कम था। कैसे था? जैसे कि अगर आप देखोगे, जो फॉरेक्स मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट में कई सारे ऐसे पेयर हैं जिसके अंदर ना रिटेल पार्टिसिपेंट एकदम ना के बराबर है। वहां पे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े दिग्गज लोग वहां पे बैठे हुए हैं, बड़े फंड हाउस वहां पे बैठे हुए हैं।
उसी प्रकार से पहले हमारा इंडेक्स या हमारा जो मार्केट था वो इस प्रकार से था, जहां पे ज्यादातर लोग नहीं थे। अब देखो ना, स्टॉक मार्केट में स्टॉक की नॉलेज किसको थी? किसी को नहीं थी पहले। तो उस समय बड़े बड़े लोग यहाँ पे काम करते थे। अब जाके ये चीजें जितनी ज्यादा हाईलाइटेड हो गई, ये तो मतलब बीमारी की तरह फैल गया है चारों तरफ। उसी का नतीजा यहाँ पे हो रहा है। अब आपको देखो यहाँ पे इन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं। मैंने देखो सारी चीजों को नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कुछ कुछ मेन पॉइंट बता देता हूँ। पहले ही समझ लेते हैं कि वाकई में यहाँ पे चिंता है कि नहीं है और मेजर है क्या मुद्दा। टेबल 1 में इन्होंने देखा, लिखा हुआ है कि नियर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी ऑफ ए वीकली एक्सपायरी इन जुलाई 2024। ये 2024 का, इन्होंने 2024 का डेटा वगैरह दिया है, पीछे का डेटा इन्होंने बातचीत करी है कि भैया 5 दिन के अंदर क्या होता है। देखो लास्ट 30 मिनट में एज ए परसेंटेज ऑफ एक्सपायरी, कि लास्ट के 30 मिनट में क्या वॉल्यूम है, लास्ट के 60 मिनट में क्या वॉल्यूम है, और एक्सपायरी के इंक्लूड अगर कर लो तो 5 दिन में क्या वॉल्यूम रहता है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना इस इंडेक्स को। 4 इंडेक्स हैं यहाँ पे, बैंक निफ्टी के अंदर निफ्टी, बैंकेक्स और सेंसेक्स। अब आप यहाँ पे गौर से देखो, सेंसेक्स के अंदर 96% की भागीदारी है पूरे हफ्ते में। सबसे ज्यादा वॉल्यूम सेंसेक्स के इंडेक्स में है, बैंकेक्स में 97%, उसके बाद ये दोनों में। अब देखो ये दोनों इंडेक्स में सबसे कम वॉल्यूम क्यों है इसके कंपेरेटिव में? ये दोनों जबकि पुराने खिलाड़ी हैं मार्केट के, ये सबसे पुराने खिलाड़ी हैं मार्केट में, इनके अंदर वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम इसमें बढ़ गया। अच्छा, एक्सपायरी के 1 घंटे पहले तक वॉल्यूम कितना दिखा रहा है? इसके अंदर 40% दिखा रहा है, इसके अंदर 26% दिखा रहा है, इसके अंदर 28% दिखा रहा है। और यानी कि लास्ट के 30 मिनट के अंदर अगर देखा जाए कि आधा घंटा बचा है, जहां पे होना जो ना कुछ नहीं है, आधे घंटे में होता कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो 27% का वॉल्यूम इसमें और 13% और 16% का वॉल्यूम इसमें, बैंकेक्स और सेंसेक्स में। पता है क्यों होता है ये? अभी पीछे आपने देखा होगा कई लोगों ने इस चीज के ऊपर हाईलाइट किया है, वीडियो बनाए, कई सारे शॉर्ट्स आए, क्या कि 10 रुपए का जो प्रीमियम ट्रेड कर रहा था वो अचानक से 400 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा। 5 रुपए का जो प्रीमियम यहाँ पे ट्रेड कर रहा था वो अचानक से यहाँ पे 500 रुपए का ट्रेड करते हुए दिखा। इस मुद्दे के अंदर, इस जो खेल चल रहा था, इस खेल में क्या हुआ, किसी ने 10,000 रुपए लगा के रखे थे, किसी ने 15,000 रुपए लगा के रखे थे, किसी ने 20,000 रुपए लगा के रखे थे, और ऐसे हजारों लोग थे। उनमें से जिन जिन का पैसा उस दिन, मान के चलो किसी का 3 लाख बना, किसी का 4 लाख बना, किसी का 5 लाख बना, ये पैसा बन गया। इनको देखा देखी और लोग जुड़ गए, इनको देखा, इन्होंने औरों को दिखाया होगा, और लोग जुड़ गए। अब एक चेन बन गया। उस चेन का रिएक्शन क्या हुआ कि भाई इन्होंने जो पैसा कमाया ये तो इन्होंने गवा दिया। क्योंकि देखो तुक्के में पैसा कमाया हुआ पैसा कभी मार्केट में सफल तो होता नहीं है। आप किसी से मैच करने के लिए गए हो, तुक्के में आपने पहली बॉल पे छक्का मार दिया, इसका मतलब थोड़ी आप क्रिकेटर बन गए। अरे वो तो तुक्के में लग गया, बॉल बल्ले पे चढ़ गई और आपने पेल दिया तो छक्का लग गया, इसका मतलब थोड़ी आपने विराट कोहली को पीछे कर दिया। वो तो कंसिस्टेंट के साथ खेलोगे तब पता लगेगा कि आपको कितनी बॉल आपने छक्के मारे और कितनी बॉल से मुंह तोड़वाई है। यहाँ पे वही हुआ। इन लोगों ने जो इसके अंदर जो ये आपको दिख रहा है ना वॉल्यूम, ये उसी चीज का नतीजा है। जबकि सेंसेक्स ढंग से चलता तक नहीं है, इसके प्रीमियम ढंग से समझ में नहीं आते, और यहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। क्यों? ये जो छुटके मुटके लोग थे, 10-10 हजार, 5-5 हजार, 20-20 हजार रुपए करके लेके आते हैं, ये क्या करते हैं, ना मार्केट में ट्रेंड देखना, ना मार्केट में वॉल्यूम देखना, ना मार्केट में पैटर्न देखना, ना मार्केट में कुछ देखना। लास्ट के आधे घंटे में जो आ रहे हैं, घंटे में आ रहे हैं, ये क्या सोच के आ रहे होंगे? क्या इनको प्राइस एक्शन समझ में आ रहा होगा लास्ट के आधे घंटे में, या इनको चीजें समझ में आ रही होंगी कि कोई स्ट्रेटेजी यहाँ पे बन गई? बस ये क्या करने आ रहे हैं कि भैया हीरो जीरो जो बहुत चलता था ना, ये हीरो जीरो कर लो, अब हीरो जीरो। हम तो समझा समझा के थक गए, हमारी बात तो समझ में आई नहीं किसी को, और अब सरकार आपको समझाएगी तो जो लोग ये स्पेकुलेशन वाले हैं उनको समझ में आएगा। बट इसकी दिक्कत आप लोगों को भी झेलनी पड़ेगी, जो पिछले 2 साल से 3 साल से मेहनत कर रहे हैं। अब जाके उनकी मेहनत रंग लाने लगी थी, तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने चीजें ही महंगी कर दी कि लो भैया हम तो महंगा कर देंगे, अब आपको लॉस करना है तो मोटा लॉस करो, छोटे से काम नहीं चलेगा, 10-10 हजार रुपए मत गवाओ। आप 10-10 हजार रुपए करके साल में 1,20,000 रुपए कमा रहे हो, एक काम करो 10 लाख रुपए एक बार में लाओ और ये 10 लाख रुपए एक बार में गवाओ। अब तो ये वाली कहानी हो गई। अब इसी को देखा देखी क्या हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ने लगे। तो अच्छा, क्या यहाँ पे ये चिंता थी इनका लॉस जा रहा था? ये भी चिंता का विषय नहीं है कि इनका लॉस हो रहा है, इनको क्या मतलब है लॉस हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखो इन्होंने एक एनुअल टर्नओवर दिया है एफएनओ सेगमेंट का, कि भाई साहब यहाँ पे मैंने सबका बता दिया। अब आप देखो 2018 से 2019-20, अब यहाँ पे 2 साल मेजर है। कौन कौन से? आप यहाँ पे मान लो 2020, 2021 और 2022, इसमें तो कोविड का काल था। इसी काल में यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इंडेक्स ऑप्शन के अंदर यहाँ पे क्या हुआ है, जो ये 4.5 लाख करोड़, 6.5 लाख करोड़ और यहाँ पे 11 लाख करोड़, इसी दौरान
एफएनओ मतलब क्या हुआ था, सेबी का एक न्यूज सर्कुलेट हुआ था, उस न्यूज में सेबी ने कुछ डिसीजन लिए थे। उन्होंने लीवरेज बंद कर दिया। लीवरेज जो बेनिफिट मिलता था ना, मार्जिन बेनिफिट, लीवरेज बेनिफिट, वो लीवरेज 20-20 गुना लीवरेज मिलता था, 25 गुना लीवरेज किसी किसी स्टॉक पे मिलता था, वो सारा का सारा बंद हो गया। क्यों हो गया? अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से चीजों को देखोगे, जो इंडेक्स का फ्यूचर है, स्टॉक का जो फ्यूचर है, उस समय 2018 में 2018 के अंदर यहाँ पे देखो परसेंटेज 48 लाख करोड़, 1,56,000 करोड़, ठीक है, 156 लाख करोड़, और यहाँ पे देखो 74। तो इसमें 2018 से 24 में कोई बड़ा उछाल नहीं आया। यहाँ पे तरीके से लोग जो काम कर रहे थे वो भी है, यहाँ पे भी जो अगर देखो जाए परसेंटेज 156, 255 कोई ज्यादा बड़ा है? नहीं बड़ा। बड़ा कहाँ पे है? जो 4.5 लाख करोड़ का मार्केट था इंडेक्स ऑप्शन में, यहाँ पे लैक्स में इन्होंने लिखा है कि फिगर इन लैक्स करोड़, 4.5 लाख करोड़ का मार्केट था, यहाँ पे अचानक से 26% का हो गया 2021 में। उसके बाद जब 138 लाख करोड़ का मार्केट हो गया, यहाँ पे दो कारण थे। पहला कारण, सेबी ने खुद इन लोगों को अप्रोच किया। कैसे किया? इन्होंने जब लीवरेज बंद कर दिया स्टॉक में लीवरेज बंद हो गया। अब वहां पे भैया जो किसी के अकाउंट में 50,000 रुपए पड़े थे, वो स्टॉक के फ्यूचर में, इंडेक्स के फ्यूचर में, क्योंकि एक फ्यूचर 12 से 13,000 रुपए में उस समय आसानी से आ जाता था लीवरेज मिलके। स्टॉक में किसी को ट्रेड करना हो, भैया 500 क्वांटिटी चाहिए ले लो, 1000 क्वांटिटी चाहिए ले लो, लीवरेज मिल रहा था, काम हो रहे थे वहां पे। हर कंपनी अपना अपना अलग अलग लीवरेज दे रही थी, उन्होंने पूरा बंद कर दिया। अब क्या हुआ, जो यहाँ की भीड़ थी, अब उनको लत तो लग गई, क्योंकि ट्रेडिंग क्या है? एक लत है, एक जुआ। जुआ क्या होता है? एक लत होता है। ये तो भाई साहब एक अफीम है। आपने अफीम पहले सुंघा दिया, अब अफीम को क्या हुआ? बंद कर दीजिए, अफीम की खेती बंद। अब लोगों ने बोला अफीम तो बंद हो गया, एक काम करो चरसी दे दो, हम तो गांजा पी लेंगे। तो गांजा पीने के लिए क्या हो गया? इंडेक्स के ऑप्शन में आ गए। अब ऑप्शन में वॉल्यूम यहाँ पे दो कारण से बढ़े। पहला, सेबी ने जो लीवरेज बंद कर दिया। दूसरा, ये कोविड का काल था जिसके अंदर लोगों की जॉब्स वगैरह नहीं थे, बिजनेस वगैरह बंद थे। फिर ये थोड़ा सा लगा कि चलो भैया यही कर लें। यहां से फिर से दो लोगों ने अफीम सूंघा और उसके बाद देखो ये परसेंटेज कैसे बढ़ता जा रहा है। क्या ये भी दिक्कत है? नहीं भाई साहब, परसेंटेज बढ़ रहा है, अच्छी बात है ना। यहाँ पे सारी चीजें हो रही है। देखो यहाँ पे दो चीजें हो रही है। पहला, मार्केट में मैनिपुलेशन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया कि मार्केट कंट्रोल में अब इनके हाथ में रह ही नहीं रहा। मार्केट में बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो रही है। एक रीजन तो वो है, ठीक है, कि भैया मार्केट हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इनका कहना ये है कि यहाँ पे दिक्कतें ज्यादा हो रही, भीड़ भड़का बहुत ज्यादा हो गया। चलो ये भी ठीक है। अब इससे क्या हुआ? काम करने वाले लोगों को भी दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है? अब यहाँ पे आप चीजों को समझिए। देखिए यहाँ पे परसेंटेज वाइज उन्होंने लिखा हुआ है कि देखो स्टॉक फ्यूचर है जो इंडेक्स ऑप्शन, इन दोनों के अंदर परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे सारी चीजें के हिसाब से परसेंटेज बढ़ रहे हैं कि 41% का यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया। चलो ये सब तो न्यूज हो गया आपका। फिर इन्होंने यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का कंपेरिजन दिया है कि देखो एक्सपायरी वाले दिन, खासकर ये टाइमिंग दे रखा है कि ये रहा टाइमिंग, और यहाँ पे एक्सपायरी वाले दिन दे रखा है कि मंडे को किसकी एक्सपायरी, मंडे को ये वॉल्यूम है, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये, थर्सडे को यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है एक्सपायरी डे वाले दिन। ठीक है, ये निफ्टी का इन्होंने बताया। वही बैंक निफ्टी में भी ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इसमें वॉल्यूम देखो बहुत ज्यादा है। तो कुल मिला के इनको समझ में आ गया कि एक्सपायरी में लोग जो है झोल झपाटा बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सपायरी के अंदर काम कर रहे हैं। सारी चीजें इनको यहाँ पे समझ में आई। अब आते हैं अपने न्यूज के ऊपर। न्यूज में बेसिकली मुद्दा क्या है? देखो यहाँ पे अगर आपको मैंने कुछ मार्क किया हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर लगभग इन्होंने जो मेजर किया, 92 लाख लोग, 92,50,000 लोग यूनिक इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं प्रोप्राइटर फंड में, जो इंडेक्स डेरिवेटिव में हाथ आजमा रहे हैं। यानी कि कुल मिला के ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में आ गए। और इन्होंने जो मेन मुद्दा क्या है कि भैया इनका जो नेट लॉस है ना, वो तकरीबन 51,500 करोड़ का है। ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है कि 51,500 करोड़ का लॉस है। क्या ये लॉस मुद्दा है? मेन नहीं, ये मुद्दा नहीं है। जिसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्लूड नहीं है, यानी कि चार्जेस इंक्लूड नहीं है। अगर इसको इंक्लूड कर दिया जाए तो ये ट्रांजैक्शन यानी कि ये कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन उन्होंने इसको हाईलाइट किया है, इन्होंने इसको हाईलाइट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट सारा का सारा इंडिया के अंदर ही रहने वाला है, ये इंडिया के बाहर नहीं जाएगा। ये पैसा तो इंडिया के अंदर हो गया, ये पैसा इंडिया के बाहर जाने की चांसेस बहुत ज्यादा है। अब ये कह रहे हैं कि 92.5 लाख में से 14.5 लाख इन्वेस्टर ये हैं जो भैया पैसा बना रहे हैं, बाकी के सारे लोग पैसा गवा रहे हैं। ये था। अब यहाँ पे समझिए इनकी दिक्कत क्या है कि 51,000 से लेके 60,000 करोड़ का जो टर्नओवर है, जो ये टोटल नेट लॉस हुआ है, इसमें मेन जो FIIs हैं और जो FPIs हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो बेसिकली मेन पैसा कमा रहे हैं, जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। तो वो सारा का सारा पैसा, तो इनको क्या लग रहा है भैया, इसका मैक्सिमम पैसा मार्केट के बाहर जा रहा है। मैं कहता हूं कि यहाँ पे जो ट्रेडर काम कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 23% लोग हैं, 15% लोग पैसा बना रहे हैं। 23% लोग पैसा बना रहे हैं, सारे ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह काटने के बाद इनके हाथ में 15% आ रहा है, ये कह रहे हैं। तो 15% पैसा इंडिया के अंदर आ रहा है, बाकी का सारा पैसा कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। तो मेन मेरे को ऐसा लगता है, हो सकता है कि मेरी यहाँ पे जानकारी मेरी गलत हो, ये जो पैसा जो जा रहा है ना बाहर,
ये इस बात से डर रहे हैं कि भाई मार्केट का पैसा बाहर जा रहा है, क्योंकि बाहर के लोग ज्यादा इन्वॉल्व है यहाँ पे, मैनिपुलेशन तो वही लोग कर रहे हैं, इस वजह से इनकी टेंशन बढ़ रही है। दूसरा ये क्या कह रहे हैं कि भाई म्यूचुअल फंड, अब म्यूचुअल फंड वाले परेशान है कि भाई साहब हमारे पास कोई साला पैसा ही नहीं लगाता, स्टॉक के अंदर जो पैसा लग रहा था, जो इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही थी, वहां पे कैश फ्लो कम हो गया इन म्यूचुअल फंड में। तो इनका कहना है कि यही 51,000 60,000 करोड़ रुपए अगर म्यूचुअल फंड में लगा होता, इंडियन स्टॉक मार्केट में लगा होता, इक्विटी में लगा होता, लॉन्ग टर्म में लगा होता, तो उसका कुछ ना कुछ तो ग्रोथ मार्केट में देखने को मिलता। इसके अलावा हो सकता था कि भैया ग्रोथ मिले ना मिले, उसके अलावा ये भी हो सकते थे कि यही सारे पैसे जब स्टॉक वगैरह के अंदर म्यूचुअल फंड में लगे होते तो कंपनियां ग्रो करती, भारत की इकोनॉमी ग्रो करती। तो उनको कुल मिला के चिंता ये है कि ये जो मोटा मोटा जो पैसा बाहर जा रहा है ना, इस पैसे को रोको। ये जो 90 लाख 1 करोड़ लोग मार्केट के अंदर आ गए, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा काम करना मुश्किल हो गया, मार्केट को मैनेज करना मुश्किल हो गया, तो वो उसको वहां पे सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो मेरा तो अनुमान यहाँ पे इन सब चीजों से लेकर है। अब इस बातों में कितने तथ्य है कितने नहीं, हो तो देखो डेटा बता रहे हैं। अब बात चलते हैं अपने इन सब चीजों के ऊपर कि ऐसा और इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं जिसके ऊपर हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। ये जो ऑप्शन बायर है उसको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो कुछ पॉइंट्स मैंने और कलेक्ट किए हैं। उसके बाद 1 to 1 उस चीज़ों पे चलते हैं और उन सब चीज़ों को समझते हैं कि बेसिकली जो 7 पॉइंट्स इन्होंने डाले हैं, ये 7 पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या क्या है। तो सबसे नीचे चलते हैं, यहाँ पे अपने को सारा डेटा जो है वो मिल जाएगा। देखो अब मैं पॉइंट वाइज मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि कुछ बातें यहाँ पे मतलब इन्होंने एकदम कंफर्म कर दी है और कुछ बातों इन्होंने आपको आगे के लिए छोड़ दिया है। वो क्या बातें एक बार वो समझते हैं। देखिए जी, पॉइंट यहाँ पे पहला एक तो आपको सुनने में आ रहा होगा, रैशनलाइज ऑफ द ऑप्शन स्ट्राइक्स। इसका मतलब क्या है, देखिए अभी कुल मिला के डेटा को ना पढ़ के मैं आपको मोटा मोटा मैं तथ्य बता देता हूँ। अभी आप देखोगे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो वीकली ऑप्शन मंथली ऑप्शन जो इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, ठीक है, अभी फिलहाल उनका यहाँ पे हिसाब किताब क्या है कि 4% के आसपास, यानी कि जो आप स्ट्राइक प्राइस देखते हो वो स्ट्राइक प्राइस कैसे होता है। सपोज मैं अगर बात करता हूँ निफ्टी की, निफ्टी में कितना है, निफ्टी के अंदर अभी 35 स्ट्राइक प्राइस ऊपर के और 35 स्ट्राइक प्राइस नीचे के हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 70 स्ट्राइक प्राइस हैं। वहीं पे बैंक निफ्टी के अंदर बात करें तो लगभग 90 स्ट्राइक प्राइस होते हैं, 45 ऊपर के और 45 नीचे के, ये 90 है। इन्होंने बोला कि भैया हम कुल मिला के क्या कर देंगे 50। ये बात इन्होंने बोली है निफ्टी के फेवर में, निफ्टी 50 के फेवर में, कि 50 स्ट्राइक प्राइस केवल होंगे 25 ऊपर के और 25 नीचे के। इसमें से भी एक्सपायरी डे के अंदर क्या होगा, जैसे कि आउट ऑफ द मनी के अंदर हम लोग काम करते हैं, कभी आपने देखा होगा ना, आउट ऑफ मनी में कोई बंदा 4 रुपए का प्रीमियम लेके बैठा हुआ है, 10,000 क्वांटिटी है, पता है नहीं कि मार्केट वहां तक जाएगा नहीं जाएगा, बस जुआ खेल के बैठे पड़े हैं। तो उन्होंने उसको रोकने के लिए क्या किया है, स्ट्राइक प्राइस एक तो कम कर दिया कि भैया जब मार्केट में हम इसको लॉन्च करेंगे 50 स्ट्राइक प्राइस आपको देंगे, उसमें से भी डेली बेसिस पे क्या होगा, ऐसा नहीं कि आपको 50 ऊपर के जाके 25 आप सेलेक्ट कर लो। डेली बेसिस पे ये क्या काम करेंगे, डेली बेसिस पे एक रेंज रखेंगे, इस रेंज के अंदर अंदर ये सारी चीजें ओपन होंगी। जैसे जैसे मार्केट उस रेंज को पार करता जाएगा, ये क्या करेंगे, नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस वगैरह ओपन करते रहेंगे। अब आप देखो जैसे ही ऐसा होगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो आउट ऑफ द मनी में 2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए 40 रुपए में जो खेल रहे थे उनका काम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे इस बात से ऑप्शन सेलर को भी दिक्कत होगी। ऑप्शन सेलर कैसे काम करता था, सपोज बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है मान के चलो 40,400 पे। अब कुछ लोग होते थे कि भाई साहब 40,400 पे कर रहा है, तो ये क्या करते थे 41,000 की कॉल को राइट कर दिया और नीचे से फिर कोई 1000 लेवल का 700-800 लेवल का नीचे पकड़ लिया। वो क्या करते तो 39,600-500 के आसपास वो मतलब वो राइट कर देते थे। ऐसे में ना तो मार्केट ऊपर जाता था ना मार्केट नीचे जाता था, बीच में बैठ के जीरो हो जाता। तो ऑप्शन सेलर के लिए भी दिक्कत हो गई, ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पे रोक ये लग गई, क्योंकि देखिए ऑप्शन बायर आउट ऑफ द मनी के अंदर तो कभी ओटीएम के अंदर पैसा बनाता ही नहीं है। वो कौन लोग हैं, ओटीएम के अंदर काम करने वाले वो लोग जो महीने में हर दिन एक्सपायरी में बैठते थे और वहां पे क्या करते थे, ऊपर का कॉल भी परचेज कर लिया, नीचे का 10 रुपए का पुट भी परचेज कर लिया। चलो कभी तो मार्केट 1000 पॉइंट गिरेगा ना, इस चक्कर में इन्होंने ये रैशनलाइज कर दिया। इसके बेसिस पे क्या हो गया, सब कुछ बंद हो गया। अब खासकर जब जब मार्केट ट्रेड करता हुआ जाएगा तब तक वो ओपन होता जाएगा स्ट्राइक प्राइस, अदरवाइज आप स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी के अंदर काम नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया कि भैया एक लिमिट लगा दी कि 4% के आसपास इसको हम फिक्स करके चलेंगे, ठीक है, 4% के आसपास हम फिक्स करके चलेंगे। पहले क्या था 7 से 8% के आसपास आपका पूरा का पूरा खुला रहता था मार्केट मोमेंटम का, अभी इन्होंने 4% फिक्स कर दिया। और एक्सपायरी डे के अंदर खासकर जो आउट ऑफ द मनी में काम करते थे वो भी अब आपका किस्सा बंद हो गया। एक्सपायरी डे के अंदर आउट ऑफ द मनी में काम करने का कोई आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, ये कुछ ऐसा सिस्टम ला देंगे जिसकी वजह से आप सेलेक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे इन्होंने ये किया, ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्राइक द टाइम इंट्रोडक्शन ऑफ द मोर देन 50, ये देखो 50 यहाँ पे इन्होंने कर दिया, ठीक है। इसके अलावा अगला है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम। इसका मतलब क्या है ऑप्शंस बायर के लिए, देखिए इसमें जो बात है 5.2 वाला ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, बट मैं आपको इसके अंदर बता दूं। देखो क्या क्या होता था
जैसे ऑप्शन राइटर है, ऑप्शन राइटर जब किसी स्ट्राइक को, सपोज 51,000 के स्ट्राइक को वो कॉल साइड में राइट कर रहा है, कॉल साइड के अंदर राइट कर रहा है, तो उस समय क्या होता था, जैसे फ्यूचर में काम करना हो तो फ्यूचर में क्या लगता था, पैसा आपको वहां पे लगभग 90%, 95% पैसा लगता था, कैश में 100% लगता था, फ्यूचर में कम लगता, तो ऑप्शन के अंदर क्या होता था, और कम लगता था, लेकिन फिर भी एक लॉट में तकरीबन यहाँ पे 1.5 लाख रुपए के आसपास मान के चलो कि लगता था। ये कौन दे रहा है, ऑप्शन सेलर दे रहा है। ऑप्शन बायर क्या कर रहा था कि भैया 1.5 लाख रुपए लगाने के चक्कर में इसने एक लॉट को 1.5 लाख रुपए में सेल किया और यहाँ पे एक बंदा एक लॉट को 5,000 रुपए में बाय कर लेता था। अब ये जो कहानी है ये बंद होने वाली है। अब इसके अंदर इन्होंने पूरा क्लियर नहीं किया कि ऑप्शन बायर को पूरा प्रीमियम, यानी कि जो ये सेल कर रहा है इसको पूरा प्रीमियम लॉस का देना पड़ेगा, या जितने प्रीमियम के साथ वो परचेस कर रहा है वो पूरा देना पड़ेगा, कि क्या पड़ेगा। तो इसके अंदर अभी चीजें क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि इन्होंने बहुत छोटा सा पॉइंट उसके अंदर क्लियर किया, अभी ये बातें पूरी क्लियर नहीं हुई है। यानी कि आपको देखो मार्जिन तो ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, कुल मिला के आप ये बात कर लो कि अब आप 5,000 10,000 में काम नहीं कर पाओगे। तो एक तो ये बात है जो कि बाद के लिए उन्होंने छोड़ा हुआ है, तो ये बातें अभी क्लियर नहीं हुई है। इसके अलावा है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट। कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट आप लोग कितने लोग जानते हो, एक्सपायरी डे के अंदर ज्यादातर ये यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, करंट मंथ का आपने कोई कॉल, ठीक है, बाय कर लिया, करंट मंथ का कॉल बाय कर लिया, और करंट मंथ का आपने कोई पुट बाय कर लिया किसी स्ट्राइक प्राइस का। इसके अलावा यहाँ पे आप अगले महीने ये आपने किया, ये नेक्स्ट मंथ का हो गया, ठीक है, यहाँ पे बाय किया है ना, तो बाय हुआ है नेक्स्ट मंथ के लिए, और यहाँ पे करंट मंथ के अंदर जो स्ट्राइक प्राइस पे वो क्या करते थे, सेल कर देते थे, कॉल को भी सेल कर देते थे, पुट को भी सेल कर देते। इसके बेस पर ये क्या करते थे, अपना एक कैलेंडर स्प्रेड बनाते थे, नाम से है ना कैलेंडर स्प्रेड, यानी कि करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरीज को लेकर इसमें काम किया जाता था, जिसमें इनको क्या मिलता था, लगभग 50% का मार्जिन बेनिफिट मिल जाता था। उसमें फिर स्पेकुलेशन भी हो जाती थी, क्योंकि बहुत दूर दूर के सारी चीजें होती थी। अब इन्होंने टोटली बंद कर दिया कि भाई 50% जो आपको मिल रहा था ना मार्जिन, वो भी खत्म, अब आपको 100% देना पड़ेगा। इसके अलावा आपका कैलेंडर स्प्रेड जो आप करते थे, अब वो यहाँ पे आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस आपको एक्सपायरी के अंदर मिलेगा ही नहीं, करंट डे में केवल करंट एक्सपायरी का मिलेगा, अगली एक्सपायरी में आप काम ही नहीं कर पाओगे। यानी कि जिनको लगता है कि भाई आज एक्सपायरी है, मान के चलो 10 तारीख वाली एक्सपायरी है, अब आपने यहाँ पे भी काम कर लिया और कुछ पैसा आपने लगा दिया अगले 21 तारीख की एक्सपायरी के अंदर, वो आप नहीं कर पाओगे, आपको एक ही एक्सपायरी में काम करना पड़ेगा, और करंट में जितना आपको सारी चीजें सामने मिल रही है उसकी बेस पे। तो कैलेंडर स्प्रेड बंद कर दिया, तो ये भी हमारे लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है कि कैलेंडर स्प्रेड इन्होंने बंद कर दिया। पहले वाला मुद्दा क्या था, यहाँ पे जो ये रैशनलाइज ऑफ स्ट्राइक प्रीमियम, ये भी ठीक है, ये भी हमारे पर कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, छोटे ट्रेडर पर कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ ऑप्शंस लिमिट, ये भी मुद्दा हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, भैया कर लो तो मॉनिटरिंग, क्वांटिटी की लिमिट कितनी ले रहे हैं, वो क्वांटिटी की लिमिट ये फ्रीज कर देंगे, ठीक है ना, पर डे में एक्सपायरी वाले दिन ये क्या करेंगे, लिमिट को फिक्स कर देंगे कि आप इतनी क्वांटिटी में परचेज करोगे, इस स्ट्राइक प्राइस में काम करोगे, ये वो सारी चीजें, उनका कुछ ना कुछ हिसाब किताब बनेगा, वो उस पर काम करेंगे। इसके अलावा है मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज। अब पहले कॉन्ट्रैक्ट साइज का क्या था, देखो यहाँ पे 2 फेज में काम करने के लिए बोल रहे हैं। पहले क्या था कि 5 से 6 लाख रुपए में काम हो जाता था। कॉन्ट्रैक्ट साइज का मतलब समझ रहे हो आप लोग, कॉन्ट्रैक्ट साइज का मतलब हो गया, सपोज 25 का लॉट है, किसका, ये 25 का लॉट नहीं है, 15 का लॉट है, 15 का लॉट किसका है, बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कहाँ पे कर रहा है, मान लो अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 53,000 के आसपास, मल्टीप्लाई कर दो 53,000 से, तो ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वैल्यू, वो हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं, ये वैल्यू आपका निकल जाएगा, जो ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, ये इसका मिनिमम वैल्यू था अभी के डेट में, तो 5 लाख 6 लाख जो भी आता था। अब ये क्या बोल रहे हैं कि फेज 1 में मिनिमम वैल्यू डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ द इंट्रोडक्शन टू बी द बिटवीन 15 लाख से 20 लाख, मतलब समझ रहे हो, 15 लाख से 20 लाख का मतलब हो गया कि पहले अगर 25 के कॉन्ट्रैक्ट में काम होता था और वहां पे 5 से 6 लाख रुपए में काम होता था, तो ये सीधा क्या कर देंगे, इसको 100 से 125 कर देंगे, पहला लॉट ही इतना हो जाएगा। जैसे अभी एक लॉट है ना 15 का, तो 15 लॉट होता था, आप 5,000 7,000 रुपए लगा के क्या करते थे, लॉट ले लेते थे, एक लॉट, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो। ये तो भाई देखो सीखने वाला तो इस पे काम कर रहा है, और जो स्पेकुलेशन करता था वो क्या करता था, अच्छा 15 का लॉट है, कोई बात नहीं, वो 500 पॉइंट दूर जाके एक्सपायरी के दिन बैंक एक्स में बैठ गया और वहां पे 10 का लॉट होता था, तो वो क्या करता था, भाई ले 15,000 क्वांटिटी, ले 20,000 क्वांटिटी, आउट ऑफ द मनी। ये भी बंद हो गया, आउट ऑफ द मनी में आप काम नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे ये आगे आपका लॉट बढ़ जाएगा, तो पहले जो 10 लॉट हुआ करता था, 15 लॉट हुआ करता था, या निफ्टी में 25 लॉट है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा कि भाई साहब देखो, जब ये 15 से 20 लाख लेके जाएंगे या 20 से 30 लाख रुपए सेकंड फेज में जाएंगे, अगर इस फेज में इनको लगेगा कि काम नहीं बन पा रहा, तो ये क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे। तो लॉट साइज 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, ये स्टार्टिंग लॉट साइज हो जाएगा। जैसे स्टॉक के अंदर होता है कि भैया आपको किसी पर्टिकुलर रिलायंस का खरीदना है तो वहां पे 300 का है, SBI का खरीदना है तो यहाँ पे इतने का उतने का है, तो वहां पे भी लॉट साइज आपको ऐसे मिलेंगे, 250, 500, 1000, 5000 ऐसे लॉट साइज होते हैं। जितना छोटा स्टॉक उतना बड़ा लॉट साइज।
यहाँ पे ये क्या करेंगे, लॉट साइड बढ़ाएंगे, लॉट साइड बढ़ाते ही इनका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ेगा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, अब आप 10,000, 15,000, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए अकाउंट में रख के काम नहीं करोगे। अगर ये सेकंड फेज में पहुंच गया मामला, तो यहाँ पे 20-25,000, 50,000 वाले काम ही नहीं कर पाएंगे। उनके अकाउंट में पैसा होना चाहिए कि अगर अकाउंट में 2 से मान के चलो कि 2.5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, अब आपको एक लॉट में काम करना है, तो ऐसा नहीं कि इतने में आपने एक लॉट ले लिया, आपके पास 2.5 लाख रुपए में नहीं होगा, इसके अंदर भी कुछ मार्जिन होगा कि आपके अकाउंट में कम से कम ये लेने के बाद इतना पैसा तो पड़ा होना चाहिए। वो XYZ अमाउंट हो सकता है, वो डिसाइड करेंगे, तब जाके आप यहाँ पे बाइंग करोगे। अदरवाइज आप बाइंग नहीं करोगे, पता लगा कोई बात नहीं 2.5 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया, ट्रेड ले लिया, काम कर लिया, नहीं। जितना लॉट साइज होगा उसके अकॉर्डिंग आपके अकाउंट में बैलेंस एक्स्ट्रा होना चाहिए। एक्स्ट्रा का मतलब समझ रहे हो कि यदि छोटा सा एग्जांपल से समझो, आज 5,000 रुपए में मैं 15 का एक लॉट ले रहा हूँ, ये रूल बदल गया। अब इन्होंने बोला कि भाई एक लॉट लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो एक लॉट जो 5,000 में आ रहा था, अब आपका आएगा 25,000 में, एग्जाम्पल मान के चलो 25,000 में। तो अब आपके अकाउंट में अगर 25,000 रुपए है तो भी 25,000 से काम कर लोगे, 30,000 है तो भी 30,000। अब ये कह रहे हैं कि 25,000 तो आपको देना पड़ेगा, इसके अलावा आपके अकाउंट में 30,000 रुपए और एक्स्ट्रा होने चाहिए, तब जाके हम आपको ये ऑर्डर लिमिट करने देंगे। तो कुछ इस प्रकार का ये काम करने की यहाँ पे सोच रहे हैं। अब देखो ये जो है ना, थोड़ा सा ये ऑप्शन बायर के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। क्यों? क्योंकि यार देखो, जो लर्निंग कर रहा है, वो लर्निंग करने वाला बंदा, सारी चीजें सीखने वाला बंदा, भाई एक लॉट से काम कर रहा था, उसको लग रहा था कि चलो मैं एक साल में 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का मैं लॉस मार्केट को दूंगा, उससे मैं सीख जाऊंगा। अब क्या हो गया, अब आपका इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट साइज 100 का या 200 का हो गया, तो जाहिर सी बात है कि भैया आपको एक लॉट के लिए ट्रेड करने के लिए अकाउंट में पैसा, फिर मार्जिन का पैसा, सब कुछ होना चाहिए। फिर आप एट द मनी में काम करोगे एक्सपायरी के दिन। अभी एक्सपायरी में आगे चलो, एक्सपायरी में भी प्रीमियम बढ़ने वाले हैं, वहां पे काम होता था। अब इन्होंने इस पे पूरा का पूरा रोक लगाने की बात कर रहे हैं। देखो अभी ना ये सारी चीजें पास नहीं हुई है, लेकिन इनके दिमाग में ये सारे पॉइंट्स आ चुके हैं कि हम ऐसा ऐसा प्लान कर रहे हैं। अब इसमें से कितनी बातें ये आगे कंफर्म करते हैं, कितनी बातों में चेंजेस होती है, कितनी बातों को पुख्ता करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि डेट तो अभी कंफर्म हुआ नहीं है। इसके अलावा रैशनलाइज ऑफ द वीकली इंडेक्स। अभी देखो इंडेक्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो जितने भी इंडेक्स हैं, इन्होंने बोला है BSE को कि भैया आपका और NSE को कि आप वीक में अपना अपना जो भी आपके, जैसे NSE के पास 4 या 5 इंडेक्स हैं, BSE के पास 2 इंडेक्स हैं। इन्होंने बोला कि भाई सुन, अपना एक लेके आ जा वीकली, एक को कर दे मंथली। इसको बोला कि भाई तेरे पे 4 है तो एक अपना लेके आ जा वीकली। तो वीकली जब ये आएगा ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम में चांसेस है कि बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है वो एक्सपायरी से, वीकली एक्सपायरी से हट जाए। ठीक है, वीकली एक्सपायरी से हट जाए, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर 50 स्टॉक्स हैं, वो मेजर इंडेक्स हैं, और बैंक निफ्टी के अंदर जितने भी बैंकिंग स्टॉक है उसमें से मोटे मोटे स्टॉक्स ऑलरेडी निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, इसको हटाने के चांसेस ज्यादा है कि 90% चांसेस है कि इसको हटा दें, वो निफ्टी वाले को रखेंगे, क्योंकि उन्होंने जो लॉट साइज बोला है वो भी निफ्टी के अकॉर्डिंग बोला है। तो बैंक निफ्टी का इंडेक्स हट जाएगा। आप सोचो 3 साल 4 साल लगा के बैंक निफ्टी के इंडेक्स को आपने भापा, समझा, परखा, अब उसके बाद अचानक से ये इंडेक्स बंद हो गया, इसकी एक्सपायरी बंद हो गई। तो वीकली में अगर कोई काम करेगा तो वो निफ्टी करेगा, जिसके चांसेस ज्यादा हैं। बाकी की एक्सपायरी हो सकता है कि वो मंथली बेसिस पे करते हैं। अब सपोज आपको बैंक निफ्टी में करना हो तो भाई साहब मंथली एक्सपायरी है। अब आपका पहले देखो मंथली एक्सपायरी प्रीमियम ही भाई साहब 600 रुपए 700 रुपए होते हैं। जब इवेंट्स जो होगा तो इसके प्रीमियम भाई साहब 2-2 हजार रुपए पहुंच जाएंगे। फिर कौन ट्रेड करेगा एक लॉट में? 2,000 रुपए का प्रीमियम एक लॉट में ट्रेड करना है। लॉट की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 से 150 या 200। अब आप सोचो कि 150 2,000 रुपए का प्रीमियम, बंदा कहेगा भाई मैं इतने में चला जाऊंगा, स्टॉक SBI के स्टॉक उठाऊंगा उसमें काम कर लूंगा, मैं BPL का स्टॉक उठाऊंगा उसमें काम कर लूंगा, क्योंकि वो उसका रेट है 500-700, तो मैं यहाँ पे 150 क्वांटिटी में करना है तो मैं इससे बढ़िया वहीं पे कर लेता हूँ। तो इससे क्या होगा, ऑप्शंस के वॉल्यूम कम होंगे, इक्विटी में वॉल्यूम बढ़ेंगे, लोग यहाँ पे पैसा जो गवा रहे हैं वो म्यूचुअल फंड में लगाना शुरू करेंगे, वो स्टॉक में लगाना शुरू करेंगे। तो क्या होगा, मार्केट का ग्रो होगा। एक्सपायरी डे के अंदर आप जब काम करते थे तो आपको क्या लगता था कि जैसे सपोज आज है मंडे, ठीक है जी, मंडे को या फ्राइडे को जो प्रीमियम होते थे, सपोज मान के चलो कि 500 रुपए का प्रीमियम एट द मनी का चल रहा है, 500 रुपए का है। जैसे जैसे दिन बीतते थे तो यहाँ पे प्रीमियम डीके होता जाता था, ऑप्शन सेलर को फायदा होता जाता था, प्रीमियम डीके हो गया। अब आपका प्रीमियम ये 500 वाला ना, यहाँ पे भले ही एक्सपायरी डे के अंदर 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा हो, अब आप जो बाय करोगे ना तो यहाँ पे ये 100 रुपए के हिसाब से दिखाएगा तो सही आपको, लेकिन मार्जिन आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा देगा। बाइंग पैसा सेम लगेगा। सपोज यहाँ पे 100 के हिसाब से अगर आपने यहाँ पे 100 क्वांटिटी ली तो आपका जो मार्जिन सपोज यहाँ पे 10,000 रुपए लगना है, लगेगा तो 10,000 रुपए, लेकिन 10,000 रुपए फ्रंट में देने के लिए आपको ये क्या करेगा, हो सकता है कि आपसे 50,000 रुपए आपसे अकाउंट से निकलवाए कि भैया आपको मार्जिन ज्यादा देना पड़ेगा। तो एक्सपायरी डे के अंदर जो 10 रुपए का प्रीमियम, 5 रुपए का प्रीमियम, 3 रुपए के प्रीमियम पे काम कर रहे थे, उनको अब ये प्रीमियम पे ट्रेड नहीं मिलेगा, पैसा तो उनको ज्यादा देना पड़ेगा।
पहले ये बताते थे कि भैया इंक्रीज बाय 3% किया था, अब हम लगभग 5% बढ़ाएंगे। तो देखो ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट इसमें ये चेंजेस कर रहे हैं कि एक्सपायरी डे के अंदर भी प्रीमियम आपसे ज्यादा ही लेंगे, वहां पे प्रीमियम डीके का फायदा आपको नहीं मिलेगा, पैसा आपको ज्यादा देना पड़ेगा। एक तो ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने देखो डेट वगैरह कोई भी कंफर्म नहीं किया कि हम किस डेट को ये करेंगे। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि ये केवल हमने एक वो किया है, एक रिव्यू आप लोगों से मांगा है। तो जिसको इस पे रिव्यू अपना करना हो, जिसको अपने इस पे थॉट डालने हो, सेबी की वेबसाइट पे जाओ, इस वाले आर्टिकल पे जाओगे तो वहां पे वेबसाइट पे आप जाके अपना पूरा फॉर्म भर सकते हो कि भैया हमें तो ये गलत लगता है, हमें तो ये गलत लगता है। बाकी इन्होंने इस सेक्शंस के तहत इसमें बदलाव किए हैं और यहाँ पे ये रहा सीबी की वेबसाइट, यहाँ पे जाके आप काम कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने लोगों के बारे में। देखो जी, ये तो रही न्यूज की बात कि ये प्रपोजल्स आए हैं, इस प्रपोजल्स पे काम कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। अब इसमें से कितने प्रपोजल्स पास करते हैं, कितने नहीं करते हैं, वो अपने को नहीं पता फिलहाल। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ ना, जो बंदा पिछले 3 साल 4 साल से मार्केट में काम कर रहा है, उसको एक वे मिल गया, काम करने का वे मिल गया, उसको चार्ट रीडिंग का एक वे मिल गया, काम करने का एक सेटअप मिल गया। जब वो सारी चीजें करके अपने लॉस को थोड़ा थोड़ा करके भुलाने की कोशिश कर ही रहा था और वो थोड़े थोड़े ग्रीन में आना शुरू ही हुआ था कि मार्केट में ये भूचाल आ गया। ये भूचाल पता है किन किन लोगों की वजह से आया है? एक तो भाई साहब देखो, कोविड और ये जो मार्जिन बंद हुआ उसके बाद जो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये ग्राम वो ग्राम, सारे ग्राम ने मिल के जो रील्स बनाए ना, उस रील्स को देख देख के ऐसे ऐसे लोग मार्केट में मतलब अट्रैक्ट हो गए जिनका कोई लेना देना नहीं है, जिनको कोई अता पता नहीं है कि मार्केट होता क्या है क्या नहीं होता। बस इक्का दिक्का देखा देखी कि भैया हाँ 4 रुपए का प्रीमियम 400 जाता है, बस उनके दिमाग में एक ये बात है। अब एक बार 4 लाख रुपए कमाने वाला ऑलरेडी मार्केट को 15 लाख रुपए दे चुका है, उसको इस बात का आभास नहीं है कि मार्केट में 15 लाख जा चुके हैं। वो इसी सपने में डूबा पड़ा है कि वापस 4 लाख रुपए कब बनेगा। ये सब चीजों को देखते हुए जो पैसा मार्केट में लग रहा है, जो पैसा इंडिया के बाहर जो FIIs वगैरह PS वगैरह लेके जा रहे हैं हमारे इंडेक्स में काम करके, उन सब पैसों को रोकने के लिए इन्होंने ये एक्शन लिया है। तो जाहिर सी बात है, काम करने वाले 10 लोग हैं 100 में से जो ईमानदारी से एज ए बिजनेस लेके चल रहे हैं। बाकी के 90 लोग जो स्पेकुलेशन करते थे, जिनको पूरा एकदम सट्टा समझ के बैठे हुए थे, उनकी वजह से ये रूल्स लागू हो गए। तो अब क्या है, अब आपके पास देखो पैसा आपको कितना चाहिए, ज्यादा, ठीक है जी, पैसा आपको ज्यादा चाहिए, आपको कैपिटल अरेंज करना पड़ेगा। तो बेटर ये है, अब आपके पास पूरा कुल मिला के ऑप्शन क्या आ गया कि पहले तो ये न्यूज को कंफर्म हो जाने दीजिए कि क्या चल रहा है। उसके अलावा स्टॉक मार्केट में ना, स्टॉक्स के अंदर आप कुछ जो है काम करना शुरू कर दीजिए, स्टॉक्स के अंदर काम करना शुरू कीजिए, कुछ पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। उससे पहले कि पैसा आप इन्वेस्ट करें तो आपको देखो पैसा मार्केट को तो देना ही है, उससे बेटर है कि भाई पैसा देने से पहले मैं तरीके से ना चीजों को सीख लूं, समझ लूं। आप 2 महीने लगाओ, 4 महीने लगाओ, 6 महीने लगाओ, सीखने के बाद मार्केट में आओ। क्योंकि अगर आप मार्केट में 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए स्टार्टिंग में अगर लाना पड़ गया आपको, अगर ऐसा कोई रूल बन गया कि भैया आपको पता लगे कि स्टार्टिंग में कोई आ रहे हैं तो अकाउंट में कम से कम 5 से 10 लाख रुपए होंगे, तब मार्केट में उतरेगा। यदि ऐसा हो गया तो फिर मार्केट में जो ये जो स्पेकुलेशन वाले थे वो तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे बचेंगे ईमानदार लोग जो जेन्युइन में मार्केट में तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ काम। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला कैलेंडर स्प्रेड को बंद कर दिया। अरे भाई कैलेंडर स्प्रेड को क्यों बंद कर दिया तुमने? वो टोटली एक मतलब एक तरीका है काम करने का, एक स्ट्रेटेजी है काम करने की। वो बंदा अपने दिमाग से खेल रहा है, वहां पे उसको भी बंद कर दिया। तो 5-10 लाख रुपए जिसको लगाने पड़ेंगे ना, तो वो जुआ तो नहीं खेलेगा। वो क्या करेगा, देखो हाँ 5,000 10,000 रुपए हर महीने लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई। हर एक्सपायरी पे 5-5 हजार रुपए लगा दिए, किसी में 25,000 बन गए, खुश हो गए। अब नहीं होगा, क्योंकि 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च करने से पहले आप मार्केट को पूरी तरीके से सीख लो। सीखने के बाद इक्विटी में भी देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा इक्विटी के अंदर भी काम करता हूं, इक्विटी के ऑप्शन में भी काम करता हूं, कम करता हूं, इंडेक्स में भी काम करता हूं, ज्यादा करता हूं। अब मेरे पास कल को ये हो जाएगा कि ये बंद हो जाएगा, तो मेरे पास एक ऑप्शन तो है कि भाई मैं इक्विटी में काम कर लूंगा। इक्विटी के ऑप्शन बंद हो जाएगा, मेरे पास एक ऑप्शन तो है कि इक्विटी में कैश में काम कर लूंगा। हाँ, परसेंटेज में फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं कि PNL के परसेंटेज में फर्क नहीं पड़ेगा, PNL के परसेंटेज में फर्क पड़ेगा। लेकिन देखो जिसके पास पैसा है और जिसके पास नॉलेज है वो तो सर्वाइव कर जाएगा, उसको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क सिर्फ उनको पड़ेगा जो मार्केट में नए लोग हैं, नए लोग आए हैं, या जो नए लोग सीखने के लिए आ रहे हैं, उनके ऊपर दिक्कत होगी। क्या भाई 50,000 रुपए से मेरा काम चल सकता था? मैं तो सोच रहा था कि साल में 50 हजार रुपए खर्च करके या लॉस करके मैं सीख लूंगा, 1-2 साल दूंगा तो 1-1.5 लाख रुपए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई कोर्सेज में तो जाते हैं ना इतने 50,000 60,000 लाख रुपए कोर्सेज में लोग दे रहे हैं, तो उतना कोर्सेज अच्छा है कि मैं यहाँ पे 50,000 लाख रुपए खर्च करके अपनी नॉलेज गेन कर लूं, और नॉलेज गेन करके फिर मैं 2-4 लाख रुपए लगा के काम करूंगा, या छोटा कैपिटल लगा के मैं बड़ा काम करूंगा। अब उन्होंने एकदम से इस लिमिट को खत्म कर दिया कि भैया आप नया भी आओगे तो आप 5 लाख रुपए लेके आओ, क्योंकि नए बंदे के माथे पे या सर पे नहीं लिखा हुआ, या उसके डीमेट अकाउंट नंबर पे नहीं लिखा हुआ कि ये बंदा जेन्युइन में स्पेकुलेटर नहीं है। ये तरीके से सेटअप पे, चार्ट पर, सब कुछ को देखकर काम करता है। ये वो बंदा नहीं है जो केवल एक्सपायरी के दिन बैठ गया बैंकेक्स में जाके कि भैया 4 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, ये कब ब्रेकआउट करेगा बस पकड़ूंगा और मैं मार्केट पे पैसा बना लूंगा। उनमें से नहीं है। तो इम्पैक्ट तो हम लोगों पे पड़ने वाला है। अब ये डेट कब आएगा नहीं आएगा पता नहीं। तो मेरे हिसाब से तो मेरे को जितना पता था मैंने आपको बता दिया।
अब आप निर्णय कीजिए कि इस पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। किसी को कमेंट वगैरह करना हो तो जाके करिए वहां पे, क्या कमेंट्स वगैरह करना है आपको, ठीक है ना। तो मेन मुद्दा यहाँ पे जो लॉसेस वाला था ना, इसी की वजह से सारी चीजों को बंद करने की बात चल रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।